प्रिय विद्यार्थियों, डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत आज फिर क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। ये जो टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। अब आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड सब्सटेंस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। यानी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमें जिस कंटीनेंट की ज़रूरत, हमें जिस न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में या हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में या हमारे डेली रूटीन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आइए जाने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, हम जो डेली रूटीन को फॉलो करते हैं उसको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती है और वो शुगर हमें फूड सब्सटेंस से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही मिलती है। दूसरी बात करें तो हम जितने भी काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं, पढ़ाई का, लिखाई का या अनऑफिशियल वर्क करते हैं, तो उसके लिए भी हमें अपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है और ब्रेन को यूज़ करने के लिए हमें एक फ़िक्स एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप नाश्ता करके नहीं बैठे तो हो सकता है मेरी बात आपके दिमाग में सही तरीके से ना जाए, लेकिन अगर आप नाश्ता करके आए हैं और प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट आपके ब्रेन को मिला है तो मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेन को एनर्जी देने का काम भी करते हैं। आगे बात करते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि जैसे किसी परिस्थितियों में अगर हमने एक टाइम खाना नहीं खा पाए हैं या घर में हम व्रत या उपवास करते हैं, तो ऐसे समय में भी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज होती है वह हमें एनर्जी देती है। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है और समय अनुसार हम उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह एनिमल भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के मोस्टली जो पार्ट हैं वो सेलुलोज के ही बने होते हैं और ये एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में कलेक्ट करके रखते हैं। और स्टार्च का जो डाइजेशन है वो केवल एनिमल में ही हो सकता है, हम स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में है और प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज का स्टोरेज है वो स्टार्च के फॉर्म में है। यानी एनिमल और प्लांट को जो भी एनर्जी मिल रही है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें कार्बोहाइड्रेट से ही देखने को मिल रही है। आगे बात करते हैं कि हम डेली जितने भी रूटीन वर्क करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हमें एक फिक्स एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी भी हमें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही प्राप्त होती है। इस तरह हम देख रहे हैं कि प्लांट की जो मोस्टली पार्ट हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं और सेलुलोज जो है वो खुद कार्बोहाइड्रेट का एक कंपोनेंट है। सेलुलोज जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो ग्रोथ करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। एनिमल भी देखते हैं, एनिमल्स जितने भी हैं वो अपनी डेली रूटीन की प्रोसेस करने के लिए एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही ले रहे होते हैं। तो हमने देखा हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो इनहेरेंटेंट कैरेक्टर को, आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वो भी इन प्रोसेस के लिए कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही एनर्जी ले रहे होते हैं। तो हमने देखा कि इतने सारे वर्ग जब कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हो रहे हैं तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका केमिकल फॉर्म क्या है, इसका केमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कह सकते हैं पार्टिकल होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब एक तरह के पॉलीमर हैं जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी है। तो अगर बात करें कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट नाम से ही समझ आता है कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बन के हाइड्रेट जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और हाइड्रेट का मतलब समझते ही, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CH2O का होल वाई होता है।
यानी अगर हम यहाँ x और y की जगह कोई नंबर रख दें, मान लो 6 रख दें, C6H2O का होल 6, तो हमें एक फार्मूला मिलेगा C6H12O6। और सब जानते हैं कि ये जो फार्मूला है ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अब हमें एक डेफिनेशन तैयार हुई कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब 1:2:1 में होते हैं और कार्बन का जो हाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की, कार्बोहाइड्रेट पर और ज़्यादा रिसर्च हुई, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिले जो CXH2O का होल Y फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट थे। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे सामने है रेमेनोज, जो CXH2O का होल Y रूल्स को फॉलो, फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। जबकि हमने देखा कि एसिटिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड हैं, ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहें CXH2O का होल Y। अब मान लीजिए x और y की जगह हमने 2 रख दिया, तो हमें मिलेगा C2H4O2। और ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है, ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड CXH2O का होल Y जो फार्मूला है उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस खोजे गए जो CXH2O का होल Y फार्मूले को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और जो फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे वो कार्बोहाइड्रेट थे। तो अब जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन कैसी होने लगी, गलत होने लगी, और एक नई डेफिनेशन निकल के आई कि ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एल्डिहाइड होता है और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कीटोन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का डायग्राम दिखाता हूँ कि ये देखिए, आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। तो अगर हम देखें कि इनमें बहुत सारे, देखिए आप OH 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 बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी और साथ में एक एल्डिहाइड एक ग्रुप है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसी तरीके से इसमें देखिए OH 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 बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं और साथ में यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप भी है, इसलिए हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। तो जो नई डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर हाइड्रोलाइसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुछ बातें और धीरे धीरे लेक्चर में आगे बढ़ने पर ही समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फिजिकल बेसिस पर दो तरह के होते हैं, शुगर्स और नॉन शुगर्स। तो शुगर का मतलब होता है, अगर हमारे घर में यूज होने वाली, हम शक्कर से ही ले लें, शक्कर कैसी होती है, वाटर में डिज़ोल्व होती है, क्रिस्टलाइन होती है और टेस्ट में स्वीट होती है। तो ये शुगर की प्रॉपर्टी है। कार्बोहाइड्रेट में शुगर्स क्या हैं, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और जो टेस्ट में स्वीट होते हैं, शुगर्स हैं। और जस्ट इनके जो अपोजिट हैं वो नॉन शुगर्स कहलाते हैं। अब शुगर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो ग्लूकोज हो सकते हैं, फ्रक्टोज हो सकते हैं, सुक्रोज हो सकते हैं। और नॉन शुगर में जो एग्जाम्पल होगा वो आपका स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है। नॉन शुगर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, नॉन शुगर क्रिस्टलाइन नहीं होते, और नॉन शुगर जो है वो टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते। तो ये शुगर्स और नॉन शुगर्स के बीच में कुछ डिफरेंस हमने पढ़ा, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन भी देखा। अब बढ़ते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एक मोनोसेकेराइड, दूसरे ऑलिगोसेकेराइड और तीसरे पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड्स का मतलब है जिनका और अधिक हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ऑलिगोसेकेराइड का मतलब होता है जो हाइड्रोलाइसिस पर, यानी टूट कर, वाटर की प्रेजेंस में टूट कर कभी 2 कभी 3 तो कभी 4 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल देते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। और जो 4 से भी ज़्यादा, यानी नंबर 10 नंबर से ज़्यादा, 10 मोनोसेकेराइड से ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड होकर मॉलिक्यूल देते हैं, तो उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। चलिए
तो यहाँ पर हम बात करें मोनोसेक्राइड की। मैंने अभी कहा कि मोनोसेक्राइड का और हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो इनसे ज़्यादा और भी कोई सिंपल यूनिट हमें नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि मोनोसेक्राइड ग्लूकोज हो सकते हैं, फ्रक्टोज हो सकते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, मतलब उसमें कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो कीटोन होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, मतलब उनमें कीटोनिक ग्रुप के साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और टेस्ट में स्वीट होते हैं, मतलब एक तरह से ये शुगर है। ठीक है, अभी ये तो हम जान ही चुके हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं। अब जो मोनोसेक्राइड है वो ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट ही मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज में हमने एल्डिहाइड भी देखा और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी देखे, इसलिए हम उसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज में हमने देखा कीटोनिक ग्रुप होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, इसलिए हम इसे कीटोहेक्सोस या कीटोज, एल्डोज, एल्डोहेक्सोस, कीटोज या कीटोहेक्सोस कह सकते हैं। हेक्सोस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें हमेशा नंबर ऑफ कार्बन 6 ही होगा, 3 भी हो सकता है। अगर 3 नंबर वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे तो उन्हें हम ट्राइओस कहेंगे, 4 वाले होंगे तो उसे हम टेट्रोस कहेंगे, और 5 वाले होंगे तो उन्हें हम पेंटोस कहेंगे। तो इस तरह मोनोसेक्राइड जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि एल्डोहेक्सोस क्यों कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं और साथ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसलिए ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस कहा जाता है, और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, दूसरे कार्बन से कीटोनिक ग्रुप लगा है, और नंबर ऑफ कार्बन 6 होने की वजह से इनको हेक्सोस कहा जा रहा है। अब आगे बात करते हैं कि हम मोनोसेक्राइड तो समझ चुके हैं कि क्या होते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, इसके हाइड्रोलाइसिस से और ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, शुगर्स होते हैं, और इसके सबसे बढ़िया जो एग्जांपल हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं। ठीक है, और इन्हें हम एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस भी कहते हैं। मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और इसी बेसिस पर इन्हें ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नामों से जाना जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ओलिगोसेकेराइड, हमने पहले भी बात की थी कि जो ओलिगोसेकेराइड होते हैं उनका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो 2 से लेकर 10 यूनिट तक मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ओलिगोसेकेराइड। अगर 2 मोनोसेकेराइड देंगे तो डाईसेकेराइड कहेंगे, 3 देंगे तो ट्राईसेकेराइड कहेंगे, 4 देंगे तो उनको हम टेट्रासेकेराइड कहेंगे। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड क्या है? जिनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट हमको मिलेंगी। ये हमको पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और ओलिगोसेकेराइड में डाईसेकेराइड किसे कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड। जैसे फर्स्ट है डाईसेकेराइड, दिख रहा है कि अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें मोनोसेकेराइड की 2 ही यूनिट मिलेंगी, मतलब ये ओलिगोसेकेराइड जो है वो डाईसेकेराइड होगा। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगी। अगर हमें 3 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगी तो इसे हम ट्राईसेकेराइड कहेंगे। अगर हमें 4 मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलेंगी तो इसे हम टेट्रासेकेराइड कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डाईसेकेराइड को लेकर पूछे जाते हैं, और डाईसेकेराइड के बहुत बढ़िया एग्जांपल है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क की जो शुगर होती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। सुक्रोज, जो शुगर कैन शुगर होती है उसे हम सुक्रोज कहते हैं। फ्रूट शुगर जो होती है उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाईसेकेराइड की बात कर रहे हैं, तो डाईसेकेराइड का एग्जांपल लैक्टोज है जो कि मिल्क शुगर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका माल्टोज है वो भी एक तरह की कैसी शुगर है? डाईसेकेराइड है। सुक्रोज जो है टेबल शुगर कहते हैं, जो चाय में यूज करी जाती है, हमारी टेबल पर होती है इसलिए हम टेबल शुगर कहते हैं। ये सब डाईसेकेराइड के ही एग्जाम्पल हैं। तो डाईसेकेराइड क्या होते हैं? जिनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको 2 मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्या कहलाते हैं? डाईसेकेराइड कहलाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के मिलेंगे ये सेम भी हो सकते हैं
और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि अगर हम माल्टोज़ का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलना है। अगर हम लैक्टोज़ का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलना है। अगर हम सुक्रोज़ का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलना है। तो चाहे माल्टोज़ हो, चाहे लैक्टोज़ हो, चाहे सुक्रोज़ हो, तीनों का जो फार्मूला होता है वो C12H22O11 भी होता है। जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको C6H12O6 और C6H12O6 ही मिलता है। तो कभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, कभी ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलते हैं, कभी ग्लूकोज और ग्लूकोज ही मिलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि माल्टोज़ के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज मिलेगा, लैक्टोज़ के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, और सुक्रोज़ के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो हमने क्या देखा कि अभी डाइसेकेराइड देखी, और डाइसेकेराइड में हमने क्या देखा कि हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमको मोनोसेकेराइड के एक से अधिक मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, जो कि डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। और हमने डाइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? अगर पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको 10 से भी ज़्यादा, मतलब नंबर में बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए कि एग्जांपल दिया है स्टार्च। अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यहाँ पर तो हमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी कार्बन 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 10 है, लेकिन 2 हाइड्रोजन जो हैं वो वाटर के मिलाकर 12 हो गए हैं, और यहाँ ऑक्सीजन 5 है और एक ऑक्सीजन वाटर का मिला के कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस तरह स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से हमें ग्लूकोज के बहुत सारे यहाँ पर मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये सब पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं, और ये छोटी छोटी मोनोसेकेराइड यूनिट के आपस में मिलने से बनते हैं। और इसी तरीके से अगर हम पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें एक लार्ज नंबर में मोनोसेकेराइड के यूनिट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी तभी देखा था कि एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मिल्क में जो लैक्टोज होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोरेज रखने वाला जो ग्लाइकोजन है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी की ग्रोथ को, हमारे लीवर के लिए जो जूस बनाना होता है जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही बनता है। कैल्शियम और फास्फोरस का फॉर्मेशन भी कार्बोहाइड्रेट के ही थ्रू होता है। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, समझा, हमने उसकी क्लासिफिकेशन को देखा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।